हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो मैंने जनवरी 2021 तक ऑफलाइन वाले पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। उसके बाद मैंने ऑनलाइन वाले पेपर सॉल्व करवाए हैं। अब 2 पेपर ऑफलाइन वाले और बचते हैं, उनको भी मैं सॉल्व करवा देती हूँ। तो ये पेपर है 20 अगस्त 2023 वाला। इसके बाद 21 जनवरी 2024 वाला और पेपर बचेगा, उसको भी मैं सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। पहला प्रश्न दिया गया है, यदि ग्रीनिच यामी उत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 अंश पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। तो ज्योग्राफी जब मैंने एनसीईआरटी से पढ़ाई है तो इसको सॉल्व करना भी बताया था कि जब हम ग्रीनिच यामी उत्तर के पूर्व की ओर 1 अंश बढ़ते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है। तो 45 अंश को पार करने में कितना समय लगेगा? 45 में 4 का कर देंगे गुणा, तो आएगा 180 मिनट, यानी कि कुल 3 घंटे। और पूर्व की ओर पूछा गया है, पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा, यानी दोपहर के 12 बज रहे हैं, 3 घंटे इससे आगे बढ़ा देंगे तो 3 बजे अपराह्न का समय होगा। दूसरा विकल्प इसमें सही है। ध्यान से समझते चलिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है, इसमें दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहला विकल्प है तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण, दूसरा है पवन अपर्दन, तीसरा है मानव निर्मित गतिविधि और चौथा है शैलों का गिरना। तो समुद्री गुफाओं के बनने का कारण है तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण, पहला विकल्प इसमें सही है। तो समुद्री गुफाएं जो है, समुद्र तटीय गुफाएं भी कही जाती हैं, मुख्य रूप से समुद्र तट और झील के किनारे की चट्टानों को प्रभावित करने वाली लहरों के कारण होने वाले क्षरण के परिणाम स्वरूप बनती हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है, सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहला विकल्प है मध्य तापमान और मध्य वर्षा, दूसरा है भारी वर्षा और उच्च तापमान, तीसरा है निम्न वर्षा और उच्च तापमान और चौथा है मध्य वर्षा और निम्न तापमान। तो सदाबहार वृक्ष जिन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के निकट पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में गर्म और आर्द्र जलवायु, भारी वर्षा और पूरे वर्ष उच्च तापमान के कारण ये पनपते हैं। तो प्रश्न का उत्तर अब आप लोग समझ गए होंगे, भारी वर्षा और उच्च तापमान, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। लिखा है उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 अंश उत्तर में स्थित है, दूसरा है मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, दक्षिण ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 अंश दक्षिण में स्थित है और कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो इसमें जो सही है वह बताना है। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। अब आप लोगों को मैं चित्र दिखा देती हूं, ये देख लीजिए, ये है उत्तर ध्रुव वृत्त 66.5 अंश उत्तर, ये है दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 अंश दक्षिण में, ये मकर रेखा है 23.5 अंश दक्षिण में और ये कर्क रेखा है 23.5 अंश उत्तर। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बाकी विकल्प क्यों गलत हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है।
पहला विकल्प है विषुवत रेखा, दूसरा है मकर रेखा, तीसरा है उत्तर ध्रुवीय वृत्त और चौथा है कर्क रेखा। तो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे कहते हैं विषुवत रेखा, इसे ही भूमध्य रेखा भी कहते हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। लिखा है, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, यह अंडाकार आकृति में है। अब सही विकल्प बताने हैं। तो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, सही है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, ये भी सही है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, ये भी सही है। लेकिन ये अंडाकार आकृति में नहीं है, और इसमें लिखा है कि ये अंडाकार आकृति में ये गोल है। तो ए बी सी इसमें सही है, यानी कि चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न क्या है, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। तो सबसे पहले तो यही एक प्रश्न तैयार हो गया कि हवाई जहाज जो हैं किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। क्यों उड़ाए जाते हैं ये बताना है। लिखा है उच्च वायु दाब, दूसरा है निम्न वायु दाब, तीसरा है बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, और चौथा है आंधी वाली परिस्थितियां यानी कि तेज पवन। तो समताप मंडल में बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, यानी कि ये जो मंडल है ये बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है, इसलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये आदर्श परत होती है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अब बादलों और मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो ये क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं। जो पृथ्वी के पास का मंडल होता है क्षोभ मंडल, उसमें संपन्न होती हैं। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत भी समताप मंडल में ही पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और अगले प्रश्न में पूछ भी लिया गया है। लिखा है निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए, यानी मिलान करना है। चलिए मिला लेते हैं। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, अभी बताया, इसे तीसरे से मिला देंगे। रेडियो प्रेशर, इसे मिलाएंगे बाह्य वायुमंडल चौथे से। मौसम संबंधी घटनाएं अभी बताया था क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं, पहले से मिला देंगे। और पतली वायु बहिर्मंडल में होती है, दूसरे से मिला देंगे। यानी कि ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, चौथा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये पहला विकल्प है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, दूसरा है अंतर्भौम से गर्म होती है, तीसरा है गर्म पानी के झरनों द्वारा गर्म होती है, और चौथा है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, महासागरीय जलधारा, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए, इसमें मिलान करना है। चलिए मिला लेते हैं। लिखा है स्थानांतरी कृषि, तो इसे मिलाएंगे सघन वन वाले क्षेत्र। वाणिज्यिक अनाज कृषि, इसे मिलाएंगे शीतोष्ण घास के मैदान से। गहन निर्वाह कृषि, इसे मिला देंगे सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र से। और जलवासी पशुचारण, इसे पहले से मिला देंगे अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला, दूसरा विकल्प इसमें सही है। स्थानांतरित कृषि में क्या किया जाता है, जो भी खरपतवार या
वनस्पति होती है उसे काट कर वहीं जला दिया जाता है और जो राख होती है उसे मृदा में ही मिला दिया जाता है। फिर उस क्षेत्र में फसल उगाई जाती है। जब उस मृदा की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है तो उसे छोड़ दिया जाता है और किसी और क्षेत्र पर कृषि की जाती है, तो यह स्थानांतरी कृषि कहलाती है। इसे झूम कृषि भी कहते हैं, तो इसका नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला विकल्प है बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। दूसरा है सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। तीसरा है ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है और चौथा है पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। तो इसमें जो असत्य है वह बताना है। तो तीसरा इसमें असत्य लिखा हुआ है कि ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, ये गलत है और गलत ही बताना है। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है तो ये भी जान लीजिए। ज्वारीय ऊर्जा जल विद्युत का एक रूप है जो ज्वार से प्राप्त ऊर्जा को ऊर्जा के उपयोगी रूपों मुख्य रूप से बिजली में परिवर्तित करती है और यह समाप्य नहीं है, इसीलिए तीसरा विकल्प इसमें गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? पहला विकल्प है जल मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा है वायु मार्ग और चौथा है सड़क मार्ग। तो प्रश्न में पूछा गया है कि अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है जल मार्ग। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। पहला विकल्प है अनवीकरणीय संसाधनों, दूसरा है नवीकरणीय संसाधनों, तीसरा है मानव निर्मित संसाधनों और चौथा है अजैव संसाधनों। तो पर्यावरण को बचाने के लिए हमें नवीकरणीय संसाधनों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। दूसरा विकल्प इसमें सही है। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? इसमें पवन, सौर, पनबिजली, ज्वारीय ऊर्जा सहित अन्य शामिल हैं। ये ऊर्जा के स्रोत स्वाभाविक रूप से पुनः पूरित हो जाते हैं और पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जो मानव क्रियाओं द्वारा समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। मानव निर्मित संसाधन जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। और अजैव संसाधन क्या है? वातावरण में उपस्थित वैसे सभी संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता, अर्थात निर्जीव हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टान, पर्वत, ये सभी क्या है? अजैव संसाधन। अगला प्रश्न दिया गया है, लिखा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तर्क दिया गया है, यह देश में अभिशासन के बहुलिक चरण स्थापित करती है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं और जो तर्क है वह अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई? पहला विकल्प है ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा। दूसरा है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना। तीसरा है गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना और चौथा विकल्प है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। तो इस प्रश्न में
ए सही है, ऊंची जाति के लोगों के द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा। दूसरा है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, ये भी सही है। और गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना, ए बी सी चौथा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न है मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। पहला विकल्प है न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती। दूसरा है न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल। तीसरा है न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो इसमें चारों ही विकल्प सही हैं। ए भी सही है, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है, सही है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल है, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है, ए बी सी और डी। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है। पहला विकल्प है अनुच्छेद 19, दूसरा है अनुच्छेद 21, तीसरा है अनुच्छेद 14 और चौथा है अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा की गारंटी देता है। इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकार 6 हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 18। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। लिखा है अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दूसरा है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। तीसरा है अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों में धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाए रखते हैं। और चौथा है अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, एक तो ए सही है। और भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है, ए और बी इसमें सही है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं, वाक्य का अर्थ है। पहला विकल्प है सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। दूसरा है कानून की दृष्टि में किसी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा है असमानताएं समाप्त हो गई हैं। और चौथा है यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। तो वाक्य का अर्थ पूछा गया है कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं, तो इसका अर्थ है सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। कानून की दृष्टि में किसी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर और डी में लिखा है यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं, तो इसका यही अर्थ है। ए बी डी पहला विकल्प इस प्रश्न में
सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है, तो चलिए इसको मिला लेते हैं। लिखा है, इसी तरीके का प्रश्न पूछा गया था पहले भी, तो इनमें मिलान करना है। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, यानी कि इसमें जो सही मिले हुए हैं वह बताने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। राजमिस्त्री, दिहाड़ी मजदूर सही है। घरेलू कामगार, अनियमित मजदूर ये भी सही है। सब्जी विक्रेता, स्वरोजगार ये भी सही है। दुकान में सुपरवाइजर व्यवसायी, लेकिन दुकान में सुपरवाइजर व्यवसायी नहीं होता, एक कर्मचारी होता है, इसीलिए डी गलत है। ए बी सी इसमें सही मिले हुए हैं, तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न है, लिखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई। इस प्रकार के प्रवसन के कारण हैं। पहला विकल्प है, शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति। दूसरा है, ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन। तीसरा है, घटी हुई कृषि उत्पादकता। और चौथा है, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्य बल की संख्या। तो इसमें शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में अधोगति ये तो नहीं होगा। ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन ये सही है। घटी हुई कृषि उत्पादकता ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या, अगर कुशल कार्यबल की संख्या बढ़ जाएगी तो लोग शहरों की ओर प्रवसन नहीं करेंगे। बी और सी इसमें सही है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? पहला है पुलिस सेवाएं, दूसरा है न्यायिक सेवाएं, तीसरा है शैक्षिक सेवाएं और चौथा है निर्माण सेवाएं। तो सार्वजनिक सेवाओं में शामिल किया जा सकता है पुलिस, न्यायिक और शैक्षिक सेवाओं को। ए बी सी चौथा विकल्प इसमें सही है। निर्माण सेवाएं निजी सेवाओं के अंतर्गत आएंगी, इसीलिए ये नहीं होंगी। ए बी सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि? पहला विकल्प है, भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। दूसरा है, अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। तीसरा विकल्प है, बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। और चौथा है, बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। तो 1883 में इल्बर्ट बिल लागू किया गया और इसका विरोध किया गया क्योंकि अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। और बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया, इसीलिए अंग्रेजों के द्वारा इस बिल का विरोध किया गया। बी और सी इसमें सही हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है, हमारा संविधान, कथन में लिखा है, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। कारण दिया गया है, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही लिखे हैं, लेकिन जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, लिखा है, नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में हैं। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। बी में लिखा है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो इसमें ए तो सही लिखा हुआ है, लेकिन बी गलत लिखा हुआ है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तो 1920 में खिलाफत आंदोलन ओटोमन साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा थोपी गई
कठोर संधि की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा था। ए विकल्प इसमें सही है, बी इसमें गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन लिखा हुआ है, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। कारण दिया गया है, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो दोनों ही कथन सही हैं। अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तो नील का व्यापार बढ़ा तो व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी की कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे थे और इससे होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान के मालिक बन गए थे। ये दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? पहला लिखा हुआ है, हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। सी में लिखा है, एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक है। तो इसमें ए सही लिखा हुआ है, हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। ए और बी इसमें सही है, चौथा विकल्प इसमें सही है। सी में लिखा है कि खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक है। तो ये गलत लिखा हुआ है। बुद्ध के उपदेश खुशहाल जीवन की ओर ले जाते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उनके उपदेश को मानना और पालन करना आवश्यक था। तो ये सी गलत लिखा हुआ है, ए और बी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। पहला लिखा है, अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। बी में लिखा है, शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी। सी में लिखा है, डिजाइनरों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी। और चौथा है, एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम की नई प्रणाली। तो जब 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग बढ़ गई तो क्या हुआ, अधिक से अधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया और एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली आई। ए और डी इसमें सही हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। पहला है, भारत के उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को। दूसरा है, भक्ति गायकों को। तीसरा है, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। और चौथा है, ब्रह्मो समाज सुधारकों को। तो ज्योतिराव फूले की जो पुस्तक है उसका नाम है गुलामगिरी और यह अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को समर्पित है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। किताब का नाम भी आपको याद रखना है, गुलामगिरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है, 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। तो दोनों ही कथन सही है और बी ए का उदाहरण है। चौथा विकल्प इसमें सही है। दोनों ही सही लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, इसके पहले जो पेपर हुए हैं, और ये 2023 वाले पेपर में भी पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। पहला विकल्प है बेगम अनीस किदवई, दूसरा विकल्प है मुमताज अली, तीसरा है हजारा बीबी इस्माइल और चौथा है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। तो कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके
महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ये कहा मुमताज अली ने। दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो मुमताज अली एक महत्वपूर्ण सुधारक थीं जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या की, और ये पटना बिहार से संबंधित थीं, तो आपको ये भी याद रखना है। बेगम रुकैया सखावत हुसैन की एक कहानी है जो इन्होंने लिखी है, सुल्ताना का स्वप्न, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में जनजाति समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि पहला विकल्प है वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में जानकारी कम उपलब्ध है। दूसरा है वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक आए। तीसरा है ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नजर में आ गए। और चौथा है वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। तो मध्यकाल में जनजाति समूहों के बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? पहला है दिद्दा, दूसरा है रजिया, तीसरा है गौतमी और चौथा है रुद्रमा देवी। तो ये लेखांश लिखा गया था रजिया के लिए। दूसरा विकल्प इसमें सही है। रजिया भारत में दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी और वह इल्तुतमिश की बेटी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। ये लेखांश किसने लिखा है? तो ये मिन्हाज ए सिराज नाम के एक इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? लिखा है मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था, ये इसमें सही है। बी में लिखा है मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था, तो मेहराब का मध्य भाग आधारशिला नहीं कहलाता था, तो इसमें केवल ए सही है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? पहला है कोल्डी हवा, दूसरा है नामगांव, तीसरा है ब्रह्मगिरी और चौथा है हुंसगी। तो पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे हुंसगी में। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था। और चौथा है चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। तो जो सही नहीं है वह बताना है। तीसरा विकल्प इसमें सही नहीं है। ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था, तो आधा हिस्सा निर्धारित नहीं होता था, बल्कि 1/6 भाग निर्धारित होता था। इसीलिए ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो एसएसटी के जो भी प्रश्न थे उनको सॉल्व करवा दिया है। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।